शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 7th चैप्टर ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रीनल डिजीज़ के हवाले से है। यानी इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट को कोई भी रीनल प्रॉब्लम्स हो, कोई किडनी प्रॉब्लम्स हो, तो उसके प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, इसके प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसके लिए बेनिफिट्स है, कौन से न्यूट्रिएंट है जो कि इसके प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकता है, और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसके प्रॉब्लम्स को सीवियर कर सकता है। तो मतलब यह है कि हमने उसके न्यूट्रिशनल प्लान सेट करना है ताकि हम इसके डिजीज़ को कवर करें, इसके डिजीज़ को हम ट्रीट करें। मुख्तलिफ़ किस्म के किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह नेफ्रोलिथियासिस है जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन है। तो इन सब कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के फ़ूड एक पेशेंट को बता सकते हैं, एक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने फ़लाँ टाइप के जो है वो फूड खाने हैं और इसकी वजह से आपकी ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रीट होगी। तो मतलब यह है कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई भी रेनल डिजीज़ हो, कोई भी किडनी डिजीज़ हो, तो उस डिज़ीज़ के साइन सिम्टम को, उसके पैथोलॉजी को प्रिवेंट करने के लिए, इसके पैथोलॉजी को ट्रीट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हम उसको मुख्तलिफ़ तरह के फूड रिकमेंड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से हम उसको जो है वो बता सकते हैं कि आप लोगों ने ये फूड नहीं लेना है, ये आपकी डिजीज़ को मज़ीद जो है वो सीवियर बना सकता है। Objective: At the end of this presentation, the learner will be able to identify nutritional risk factor for nephrolithiasis and renal failure। यानी नेफ्रोलिथियासिस जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन, यानी इसके लिए हम किस तरह जो है या कौन कौन से टाइप ऑफ फूड्स है जो कि नेफ्रोलिथियासिस काज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रेनल फेल्योर। डिस्कस द रोल ऑफ अ डाइट इन एटियोलॉजी, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोलिथियासिस एंड रेनल फेल्योर एंड ड्यूरिंग डायलिसिस। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस है, रेनल फेल्योर्स है, नेफ्रोलिथियासिस है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट मैनेजमेंट का रोल क्या है नेफ्रोलिथियासिस के एटियोलॉजी को, इसके काज को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए। तो मतलब यह है कि नेफ्रोलिथियासिस है जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट का क्या रोल है। डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिव्यू आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया एंड आयरन सोर्सेज, साइंस इट इज़ कॉमन इन रेनल पेशेंट। मतलब यह है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट के बारे में हम बात करेंगे जो कि रीनल डिजीज़ को, जितने भी किडनी प्रॉब्लम्स है, इसको मज़ीद सीवियर बना सकता है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और एक पेशेंट को हम जो है उसको गाइड करेंगे, वो एक पेशेंट को हम काउंसिल करेंगे और इसके डिजीज़ के रिलेटेड हमने उसका डाइट प्लान जो है वो सेट करना है। रिस्क फैक्टर फॉर नेफ्रोलिथियासिस, तो नेफ्रोलिथियासिस को हम कहते हैं किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन को ये एक कॉमन डिजीज़ है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स है नेफ्रोलिथियासिस जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। यानी किडनी स्टोन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। अब देखिए ये किडनी स्टोन किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर भी हो सकता है, इसके साथ साथ ये यूरेटर में भी हो सकता है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी डक्ट है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पे भी इसके प्रेजेंस होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, यानी वो कौन से कंडीशन है जो कि नेफ्रोलिथियासिस को काज कर सकती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी एक इंडिविजुअल को नेफ्रोलिथियासिस की जो है वो नेफ्रोलिथियासिस की कोई कंप्लेन हो या इसकी कोई पॉजिटिव हिस्ट्री हो, तो हो सकता है कि इसके कमिंग जनरेशन में भी इस तरह की कोई जो है वो नेफ्रोलिथियासिस का पेशेंट आ जाए। डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन एक मोस्ट कॉमन जो है वो एक काज है नेफ्रोलिथियासिस की, क्योंकि जब हम ज़्यादा जो है वो पानी नहीं पी सकते तो इसकी वजह से जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसा कि आपको पता है कि यूरिन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूरिक एसिड है, तो वो यूरिक एसिड एकमुलेट होते हैं इनसाइड द नेफ्रॉन और वहाँ पे ये स्टोन की शक्ल जो है इख्तियार कर देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किडनी स्टोन से या नेफ्रोलिथियासिस से प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि एक पेशेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो वाटर की इनटेक करे। डाइट: हाई इन प्रोटीन, सोडियम, शुगर, हाई ऑक्सीलेट कंटेनिंग फूड्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट है, यानी हाई इन प्रोटीन जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो, सोडियम, शुगर एंड हाई ऑक्सीलेट मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम में ऑक्सीलेट प्रेजेंट होता है। तो मतलब यह है कि वो डाइट जिसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ये भी काज कर सकते हैं नेफ्रोलिथियासिस को, यानी प्रोटीन, सोडियम और ऑक्सीलेट ये सब काज कर सकते हैं नेफ्रोलिथियासिस को। ओबिसिटी भी एक मेन काज है नेफ्रोलिथियासिस की, क्योंकि ओबिसिटी की वजह से भी जितनी भी नेफ्रॉन्स है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड बन जाते हैं और इसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशंस की एबिलिटी वो कम होती है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ये भी एक खास हो सकता है नेफ्रोलिथियासिस की। सर्टन सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन, इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है वो है
लसिक्स टाइप की मेडिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देता है, तो ये भी काज कर सकती है मुख्तलिफ़ किस्म के नेफ्रोलिथियोसिस को। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन डी टेबलेट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के आयरन सप्लीमेंट्स है, ये भी काज कर सकती है नेफ्रोलिथियोसिस। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट जो है वो एक मॉर्बिडली ओबीस टाइप के पेशेंट है, वो पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की जाती है। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की वजह से उसकी ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाता है, यानी उसके एसोफेगस को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है उसके ड्यूडेनम के साथ या उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, यानी स्टमच को बाईपास किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल जो है वो स्टमच है जिसमें फूड एसोफेगस से आके स्टमच में और फिर स्टमच से जाके वो ड्यूडेनम तक चला जाता है। लेकिन गैस्ट्रिक बाईपास में हम स्टमच को जो है वो क्रॉस करके डायरेक्टली एक ट्यूब्स हम लगा लेते हैं और इस ट्यूब को एसोफेगस के ज़रिए या एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान इसको कनेक्ट किया जाता है। तो इस किस्म के सर्जरी को हम कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। और ये सर्जरी हम मोस्टली उन पेशेंट में जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पेशेंट के लिए हम ये सर्जरी यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस टाइप के पेशेंट होते हैं, मॉर्बिडली या क्लास 3 टाइप के जो ओबीस पेशेंट होते हैं, तो उसकी ओबेसिटी को, उसकी वेट को मैनेज करने के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की जाती है। डाइजेस्टिव डिजीज़ एंड सर्जरी, यानी मतलब यह है कि कुछ डाइजेस्टिव डिजीज़ और इसके साथ साथ कुछ सर्जरी ये भी नेफ्रोलिथियोसिस को और मुख्तलिफ़ किस्म की किडनी प्रॉब्लम्स को काज कर सकती है। जिस तरह हमने बात की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के ज़रिए भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स बन जाते हैं। यानी डाइजेस्टिव डिजीज़ एंड सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और क्रॉनिक डायरिया कैन काज चेंज इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट कैन अफेक्ट योर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। तो मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन है, ये भी कैल्शियम और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द किडनी उसको अफेक्ट कर सकता है। और इस तरह ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है, ये एकमुलेट होती है इनसाइड द नेफ्रॉन और ये इख्तियार कर लेती है किस चीज़ की शक्ल, ये इख्तियार कर लेती है स्टोन की शक्ल, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियोसिस। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इन योर यूरिन। और इसी तरह जब ये सिस्टम अफेक्ट हो जाए, यानी ब्लड से, यानी ये फूड से मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होती, तो ये चला जाता है इनसाइड द किडनी और किडनी पे फिर इसकी एकमुलेशन होती है और इस एकमुलेशन के रिजल्ट में वहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियोसिस। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशन डिजीज एंड कंडीशन दैट में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। यानी रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर रेनल ट्यूब्यूल्स की जो इन्वायरमेंट है अगर वो एसिडोसिस बन जाए, इसके साथ साथ सिस्टिनूरिया का मतलब यह है कि अगर यूरिन के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स आ जाए, हाइपर पैराथायराइडिज्म जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, सर्टेन मेडिकेशन एंड सम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि लासिक्स एक मोस्ट कॉमन जो है वो एक इंजेक्शन है, जिसको एक ड्रग्स है, इंजेक्शन टाइप में भी आ सकता है और टेबलेट्स में भी, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं बीपी को कम करने के लिए। तो ये भी काज कर सकती है किडनी स्टोन को, ये भी एक मेडिकेशन की टाइप है, वो मेडिकेशन जो कि किडनी स्टोन या नेफ्रोलिथियोसिस को काज कर सकती है। रिस्क फैक्टर फॉर रेनल फेल्योर। अब देखिए रेनल फेल्योर हम इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें किडनी जो है वो अनेबल होती है टू फिल्टर यूरिन फ्रॉम द ब्लड। वो कंडीशन जिसमें यूरिन की फिल्ट्रेशन नहीं होती है, ब्लड से यूरिन सेपरेट नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेनल फेल्योर। हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स, तो इसमें कुछ हेरिडिटी भी है और कुछ जेनेटिक फैक्टर भी है। यानी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो हो सकता है कि इसके कमिंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स आ जाए। ओबिसिटी, इसके साथ साथ स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, इस तरह यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम ये भी एक रेनल स्टोन जो है के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। यानी यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब यह है कि अगर रेनल की किसी भी वेसल्स के अंदर, किसी भी डक्ट के अंदर अगर वहाँ पे स्टोन आ जाए और ये यूरिनरी फ्लो को जो है वो डिस्टर्ब करे, तो इसकी वजह से भी रेनल फेल्योर आ सकती है। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब ये एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन इनसाइड द नेफ्रॉन। ड्रग इंड्यूस्ड, इस तरह कुछ ड्रग्स है जिसमें एनाल्जेसिक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स है जो कि हम यूज़ कर लेते हैं पेन रिलीफ के लिए, और ये भी खास कर सकती है रेनल फेल्योर। प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं CKD, यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिसमें किडनी अनेबल होती है टू डू देयर वर्क, वो किस तरह जो है वो प्रोग्रेस होती है, वो किस तरह डेवलप होती है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल डिजीज़ होती है और इसी तरह अगर इसमें रिस्क फैक्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल ओबिसिटी है, इसके साथ साथ अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो ये इसके लिए रिस्क फैक्टर है। अगर ये रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो जाए
तो ये किडनी को डैमेज कर लेता है और ये रिड्यूस किडनी फंक्शन, तो थर्ड स्टेज पे ये किडनी के फंक्शंस को डैमेज कर लेता है और एट द एंड स्टेज पे किडनी फेल्योर आ जाती है। अगर ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई मकदार में हो जाए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो ये किडनी फेल्योर को एट द एंड जो है उसको काज कर सकती है। केयर इन डाइट, अगर हम किडनी प्रॉब्लम से, नेफ्रोलिथियासिस से, रेनल फेल्योर से अगर हम खुद को बचाना चाहते हो, एक पेशेंट को हम बचाना चाहते हो, तो उसके लिए हमने एक पेशेंट को जो है वो एहतियात करना चाहिए। एक पेशेंट को हम बताते हैं कि आपने एहतियात करना चाहिए इन फूड से, यानी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी वो फूड आइटम जिसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट हो वो आप लोगों ने एहतियात से खाना है। यानी हम एक पेशेंट को रिकमेंड कर लेते, अगर एक पेशेंट को कोलिलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस या इस तरह रेनल जो है रेनल फेल्योर के प्रॉब्लम्स हो, तो हम उसको बताते हैं कि आपने प्रोटीन जो है रिच सोर्सेज इसको इस्तेमाल नहीं करना है, सफिशिएंट कैलोरी, अच्छे तरीके में आप लोगों ने कैलोरी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए प्रोटीन की बजाय। लो अमाउंट ऑफ टेबल साल्ट, सोडियम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो है ये भी जो है वो काज कर सकती है सोडियम वाटर रिटेंशन को। लो अमाउंट ऑफ फॉस्फेट को कम इस्तेमाल करना चाहिए। लो अमाउंट ऑफ पोटाशियम, इस तरह पोटाशियम को कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पोटाशियम और फॉस्फेट काज कर सकती है नेफ्रोलिथियासिस की। वेरिएबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट ऑन यूर इंडिविजुअल नीड्स, और इसी तरह कैल्शियम को भी बहुत ज़्यादा हाई मकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो कि कैल्शियम बहुत हाई क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं, तो ये कैल्शियम भी एक रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए, नेफ्रोलिथियासिस की। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डाइट है, हम एक पेशेंट को बताते हैं कि आपने इस तरह के डाइट को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको नेफ्रोलिथियासिस की कोई जो है वो डिजीज़ काज ना हो जाए।